ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस सप्ताह भी हम आपसे 1 से 15 मार्च के अंक को लेकर ही चर्चा करेंगे। हालांकि हमारा 16 से 31 मार्च का अंक भी प्रकाशित हो चुका है, लेकिन उसकी चर्चा हम अगले सप्ताह के कार्यक्रम से करेंगे। 1 से 15 मार्च का हमारा अंक अनेक प्रकार से विशेष है। 17वीं लोकसभा ऐतिहासिक रही तो 2024 के लोकतंत्र के महापर्व से पूर्व संसद का अंतिम सत्र विकसित भारत के प्रति अटूट विश्वास और उस विश्वास को यथार्थ में बदलने की रूपरेखा का साक्षी बना। वर्तमान केंद्र सरकार का पिछले 10 वर्ष का कार्यकाल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को आधार बनाकर चला और 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने की ओर अग्रसर है। इसी पर आधारित है यह विशेष अंक, जिसे कुछ शीर्षकों में बांटा गया है और बताया गया है कि किस प्रकार 17वीं लोकसभा देश के विकास में कारगर रही है। यह विशेष शीर्षक है नए संसद भवन में राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण, लोकसभा में पीएम मोदी का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, राज्यसभा में पीएम मोदी का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र तब और अब, केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में श्री राम मंदिर निर्माण की चर्चा का दिया जवाब, तमिलनाडु के सेंग्रियल को नई संसद में मिला सम्मान और 17वीं लोकसभा रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म का साक्षी बनी तो 2024 लोकतंत्र के महापर्व का वर्ष। इनमें से कुछ पर हम पिछले कार्यक्रम में चर्चा कर चुके। आज बात करते हैं अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र और सेंग्रियल को मिले सम्मान की। बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि वर्ष 2014 में हम कहां थे, अब कहां हैं, यह देखना उपयुक्त होगा। इस संदर्भ में सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर सदन के पटल पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र तब और अब, केवल इसलिए कि उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबक सीखा जा सके। तब की सरकार को अधिक सुधारों के लिए तैयार एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, लेकिन उसने अपने 10 वर्षों में इसे नॉन परफॉर्मिंग बना दिया। विडंबना यह है कि तब नेतृत्व, जो शायद ही कभी 1991 के सुधारों का श्रेय लेने से चूकते हों, उसने 2004 में सत्ता में आने के बाद सुधारों को छोड़ दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद किसी भी तरह से उच्च आर्थिक विकास को बनाए रखने की जिम्मेदारी के बावजूद व्यापक आर्थिक नींव को काफी कमजोर कर दिया। एक ऐसा आधार जिसे तब की सरकार ने बुरी तरह कमजोर कर दिया था, वह थी मूल्य स्थिरता। बैंकिंग संकट तब की सरकार की सबसे बदनामी वाली विरासत में से एक थी। 2014 में बैंकिंग संकट बहुत बड़ा था। दांव पर लगी कुल राशि बहुत बड़ी थी। मार्च 2004 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एडवांस केवल 6.6 लाख करोड़ रुपए था, जो मार्च 2012 में 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। ऐसे युग में जहां पूंजी प्रवाह हावी है, वहां भारी वाणिज्यिक उधार पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भारत की बाह्य कमजोरी बढ़ गई। 2013 में जब अमेरिकी डॉलर तेजी से बढ़ा, तब हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर स्थिति में थी। उस समय की सरकार के तहत विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई 2011 में लगभग 294 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर अगस्त 2013 में लगभग 256 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट पर सरकार की प्रतिक्रिया स्पिल ओवर प्रभावों से निपटने के लिए जो राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज लाए, वो उस समस्या से कहीं अधिक खराब थी जिसका वह समाधान करना चाहती थी। यह वित्त पोषण और रख रखाव की केंद्र सरकार की क्षमता से कहीं परे था। इस प्रोत्साहन का उन परिणामों से कोई संबंध नहीं दिख रहा है जो हासिल करने की कोशिश की गई थी। इसका कारण यह था कि हमारी अर्थव्यवस्था संकट से अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं हुई थी। जीएफसी के दौरान वित्त वर्ष 2009 में भारत की वृद्धि धीमी होकर 3.1% हो गई, लेकिन वित्त वर्ष 2010 में तेजी से बढ़कर 7.9% हो गई। अपने राजकोषीय कुप्रबंधन के परिणाम स्वरूप उस सरकार का राजकोषीय घाटा उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक हो गया और बाद में उसे 2011-12 के बजट की तुलना में बाजार से 27% अधिक उधार लेना पड़ा। बुनियादी ढांचे के निर्माण की गंभीर उपेक्षा की गई, जिससे औद्योगिक और आर्थिक विकास में गिरावट आई। दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास के प्रति विचार की ऐसी कमी थी कि रक्षा तैयारियों का महत्वपूर्ण मुद्दा भी नीतिगत पंगुता के कारण बाधित हो गया था। 2014 से पहले की सरकार के शासन का दशक नीतिगत दुस्साहस, 2G और कोयला घोटाले जैसे कांडों से भरा रहा।
जुलाई 2012 में हमारे इतिहास की सबसे बड़ी बिजली कटौती के लिए हमेशा याद किया जाएगा, जिसने 62 करोड़ लोगों को अंधेरे में छोड़ दिया था और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था। कोयले और गैस जैसे ईंधन की कमी के कारण 24,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता बेकार पड़ी होने के बावजूद देश में ऐसा अंधेरा छा गया था। 2G घोटाले और नीतिगत पंगुता के कारण भारत के दूरसंचार क्षेत्र ने एक कीमती दशक गंवा दिया। तब के शासन में स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था और 2008-9 तक के वर्षों में इसका अक्सर दुरुपयोग किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 2G घोटाला हुआ। कैबिनेट सचिव ने 2013 में इसकी चर्चा की थी। तब पिछली सरकार द्वारा लाए गए सुधारों का लाभ उठाया, लेकिन उन महत्वपूर्ण सुधारों को पूरा करने में असफल रही जिनका वादा उसने किया था। भारत में डिजिटल सशक्तिकरण के प्रतीक आधार को भी उस समय में नुकसान उठाना पड़ा। जब 2014 में नई सरकार ने सत्ता संभाली तो अर्थव्यवस्था में कोई अर्थपूर्ण, अपेक्षित और उपयोगी निष्कर्ष निकलता नहीं दिखाई दे रहा था। पूर्व की सरकार के आर्थिक और राजकोषीय कुप्रबंधन ने अंततः अपने कार्यकाल के अंत तक भारत की विकास संभावना को खोखला कर दिया था। उस दौरान अर्थव्यवस्था अपनी राह से भटक गई थी। जैसे ही 2014 में भाजपा सरकार ने सत्ता संभाली, हमने व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं में सुधार और बदलाव की तत्काल आवश्यकता को पहचाना ताकि भारत को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में मदद मिल सके और साथ ही इसकी व्यापक आर्थिक नींव को भी सहारा दिया जा सके। शासन के हमारे नए प्रतिमान के अंतर्गत भारत ने डिजिटल क्रांति का नेतृत्व करने से लेकर खुले में शौच के उन्मूलन और स्वदेशी टीकों का उपयोग करके पूरी पात्र आबादी का सफलतापूर्वक टीकाकरण करने से लेकर निर्यात में व्यापक विविधता लाने तक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। साथ साथ हमने अर्थव्यवस्था और व्यापार क्षेत्र को भी मजबूत किया है। हमारी सरकार के शुरुआती वर्षों में ही एक व्यापक सुधार की प्रक्रिया की नींव रखी गई। वित्त मंत्री ने बताया कि 2014 से जब से हमारी सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से भारतीय अर्थव्यवस्था में कई संरचनात्मक सुधार हुए हैं, जिससे अर्थव्यवस्था के व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांत मजबूत हुए हैं। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप भारत लगभग एक दशक में ही फ्रेजाइल 5 के स्तर से टॉप 5 के स्तर में आ गया, क्योंकि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच अर्थव्यवस्था कहीं अधिक लचीले अवतार में सामने आई थी। वित्त मंत्री ने श्वेत पत्र के माध्यम से बताया है कि हमारी सरकार की राष्ट्र प्रथम की कल्पना ने भारत के बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम की गुणवत्ता को बदल दिया है, जो देश के लिए निवेश आकर्षित करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए निर्णायक होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोपरि रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपकरण की खरीद को तब प्राथमिकता नहीं दी गई थी। हमारी सरकार द्वारा इन पर बल दिया गया है। हमारी सरकार प्रकृति और प्रगति को संतुलित करने की सच्ची भावना को समझती है, जो 2011 के नियमों से पूरी तरह से गायब थी। हमारी सरकार द्वारा किए गए सुधार उपायों ने अर्थव्यवस्था की मध्यम अवधि की निवेश संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा दिया है। प्रसिद्ध निवेशक और फंड मैनेजर मार्क मोबियस ने हाल में बयान दिया है कि भारत निवेशकों को लुभाकर और उन्हें बड़े नतीजों के वादे से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मैं भी इसकी विशाल विकास संभावना से मंत्रमुग्ध हूँ। कल्याण के माध्यम से सशक्तिकरण हमारी सरकार का ध्येय रहा है। हमारी सरकार द्वारा व्यय की गुणवत्ता में किए गए सुधार हमारी राजकोषीय नीति की आधारशिला हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र आप पत्रिका के इस विशेषांक में विस्तार से पढ़ सकते हैं। श्रोताओं, 28 मई 2023 इतिहास की ऐसी तारीख है जब दक्षिण भारत में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक माने जाने वाले सेंगोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल में बने नए संसद भवन में उसके प्रतीक के तौर पर स्थापित किया। यह संवैधानिक तौर पर नए भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी थी। सेंगोल उस दौर की तस्वीर याद दिला रही है जब तमिल संस्कृति और आधुनिक लोकतंत्र के रूप में भारत की नियति के बीच कितना भावुक और आत्मीय संबंध रहा होगा। आज उन गहरे संबंधों की गाथा इतिहास के दबे हुए पन्नों से बाहर निकालकर एक बार फिर जीवंत हो उठी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल पर आनंद भवन से निकालकर सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक मात्र नहीं, बल्कि इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने गुलामी के पहले वाले गौरवशाली भारत से उसकी परंपराओं से स्वतंत्र भारत के भविष्य को कनेक्ट कर दिया। सेंगोल 8वीं शताब्दी से चोल साम्राज्य से चली आ रही सभ्यतागत प्रथा है। हालांकि देश के ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं थी,
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि आज सत्ता हस्तांतरण नीति परायणता के प्रतीक सेंगोल को देश के नए संसद भवन में स्थापित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब सेंगोल और उसके महत्व के बारे में पता चला, तब उन्होंने इसकी गहन जांच करवाई। इसके बाद निर्णय लिया गया कि इसे देश के सामने रखना चाहिए। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद भवन से उपयुक्त और पवित्र स्थान कोई और हो ही नहीं सकता। इसलिए जिस दिन नए संसद भवन को देश को समर्पित किया गया, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के अधीनम से सेंगोल स्वीकार किया और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास नए संसद भवन में इसे स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से राजाजी और अन्य विभिन्न अधीनम संतों की दूरदर्शिता को नमन किया और उस सेंगोल पर प्रकाश डाला जिसने सैकड़ों वर्षों की गुलामी के हर प्रतीक से आजाद होने की शुरुआत की थी। उन्होंने रेखांकित किया कि यह सेंगोल ही था जिसने स्वतंत्र भारत को गुलामी से पहले मौजूद रहे इस देश के कालखंड को जोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेंगोल का एक और महत्व यह है कि यह भारत के अतीत के गौरवशाली वर्षों और परंपराओं को स्वतंत्र भारत के भविष्य से जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया कि पवित्र सेंगोल को वो सम्मान नहीं मिल सका जिसका वह हकदार था। इसे प्रयागराज के आनंद भवन में ही छोड़ दिया गया, जहां इसे सहारा लेकर चलने वाली छड़ी की तरह प्रदर्शित किया गया था। यह मौजूदा सरकार ही है जिसने सेंगोल को आनंद भवन से बाहर निकाला। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे पास नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के दौरान भारत की स्वतंत्रता के प्रथम पल को पुनर्जीवित करने का अवसर था। नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित होने के बाद एक नई और ऐतिहासिक परंपरा की शुरुआत हुई। अंतरिम बजट सत्र की शुरुआत के समय राष्ट्रपति जब अभिभाषण के लिए नए संसद भवन पहुंची, तब संसद का एक कर्मी पवित्र सेंगोल को लेकर आगे आगे चल रहा था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र गौरव की अभिव्यक्ति के साथ कहते हैं, संसद के इस नए भवन में जब आदरणीय राष्ट्रपति जी हम सबको संबोधित करने के लिए आई और जिस गौरव और सम्मान के साथ सेंगोल पूरे प्रोसेसन का नेतृत्व कर हम सब उसके पीछे पीछे चल रहे थे। नए सदन में ये नई परंपरा भारत के आजादी के उस पवित्र पल का प्रतिबिंब जब साक्षी बनता है तो लोकतंत्र की गरिमा कई गुना ऊपर चली जाती है। ये 75वां गणतंत्र दिवस, इसके बाद संसद का नया भवन, सेंगोल की अगुवाई, ये सारा दृश्य अपने आप में बहुत ही प्रभावी था। श्रोताओं, सचमुच यह दृश्य नई और आकर्षक परंपरा का गवाह बना। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सेंगोल को उनके समक्ष एक मेज पर रखा गया था। सेंगोल एक अति सुंदर कृति है जिसे श्रम साध्य और प्रेम सहित बनाया गया है। यह 5 फीट का है, ऊपर से नीचे तक समृद्ध शिल्प कौशल से संपन्न है। सेंगोल के बारे में सभी जानकारी आपको हमारे पत्रिका के इस विशेषांक में मिलेगी। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।